Hello students, this is Sunny Dev and today I am going to discuss the next topic of French Revolution, that is role of women and French Revolution. जो आज का टॉपिक है वो है रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के द्वारा जो रेन ऑफ टेरर था उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को गियोटिन कर दिया गया और फाइनली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी 1794 में गियोटिन कर दिया गया। उसके बाद डायरेक्टरी रूल फ्रांस देखे थे। अब देखना है कि जो वुमेन का फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या रोल था, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फर्स्टली देखते हैं कि इसमें दो तरह से हो सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले वुमेन क्या रोल प्ले की और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वुमेन का क्या रोल रहा। तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन बिफोर देख लेते हैं कि पहले क्या रोल प्ले की। तो जो वुमेन थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स स्टार्टिंग से ही थी, यानी कि जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, बस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया गया, प्रेजेंट को, उस टाइम से यानी कि बिगिनिंग से ही वुमेन जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रही है किसका, रेवोल्यूशन का। और इसमें बहुत सारे डिस्कशन भी किए साथ साथ में जो स्टार्टिंग से रही है। तो इसमें क्या हुआ, कई सारे चेंजेस जो हमारे फ्रेंच सोसाइटी में आया। तो फ्रेंच सोसाइटी में जो चेंजेस आया उस चेंज लाने में जो है वो पूरा का पूरा क्या था कि वुमेन का साथ हर एक कदम पे, मतलब कि क्या रहा है, इसका रोल प्ले करते गई है। उसके बाद क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो वुमेन थे, तो मोस्ट वुमेन डिड नॉट एजुकेट और जॉब ट्रेनिंग की एक्टिव पार्टिसिपेंट रही है, पार्टिसिपेंट्स हमेशा एक्टिव रही है, लेकिन कई सारे जो जॉब था उसके लिए ट्रेंड उसको नहीं किया जाता था। जो वुमेन था, वुमेन्स को किसी भी जॉब या तो फिर एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी लेकिन सबको नहीं। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स एंड वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, यानी कि जो नोबल्स के डॉटर्स थे वो, और जो थर्ड स्टेट्स के जो धनी रिच पर्सन थे उनके डॉटर थे, उनको ये क्या था, उनको ही सिर्फ कॉन्वेंट में स्टडी करने के लिए छूट दी गई थी, पढ़ाई करने के लिए छूट दी गई थी। ओके, यानी कि जो ओनली, देखिए क्या है कि ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वुड स्टडी एट एनी कॉन्वेंट। किसी भी कॉन्वेंट में पढ़ाई स्टडी कौन कर सकते थे, तो जो वेल्दियर पर्सन थे थर्ड स्टेट के वो, या नोबेल। तो ऑलरेडी डिस्कस किए कि नोबेल और जो क्लर्जी थे, जो चर्च थे, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट हमेशा से उनको प्रिविलेजेस मिला है, उसके बाद कहता है कि जो वर्किंग वुमेन थी, अब देखिए क्या है, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, जॉब के लिए, ट्रेंड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेल्दियर पर्सन थर्ड स्टेट के और नोबेल के जो डॉटर्स थे उसको मिलता था। लेकिन जो वर्किंग फैमिली थी, जो लोअर फैमिली थे, काम करते थे, जो औरतें थी वहाँ की, जो वुमेन्स थी, वो वुमेन काम भी करते थी और साथ में ही क्या करती थी, अपनी जो फैमिली है, फैमिली में बच्चे, बुजुर्ग और भी है, तो जो पूरे फैमिली को लुक आफ्टर, केयर करना, देखभाल करना, एक पूरा फैमिली को भी केयर करते थी, काम भी जा करके करती थी। और उसके बाद क्या था, इसका मजदूरी जो था वो भी क्या था, कम था, लो क्या था, वेरी लो था, उसका जो वेज था, मजदूरी था, वो बहुत ही कम था। तो क्लियर हो चुका है कि पहले क्या था, उसके बाद क्या था, कि फिर बताए थे कि जब जैकोबिन्स क्लब बना था तो उस टाइम भी क्या था कि रेवोल्यूशंस के दौरान बहुत सारे जो महिलाएं थी, जो वुमेन थी, वो पॉलिटिकल क्लब बनाई थी, पॉलिटिकल क्लब, जहाँ पे डिस्कशन करते थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, रेवोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन होता था। उसमें जो फेमस पॉलिटिकल क्लब था तो वो कौन सा था, तो कई सारे पॉलिटिकल क्लब बनाए, न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए वुमेन के द्वारा।
तो एक था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन, ये दो फेमस क्लब थे, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेन। तो क्लियर हो गया कि पहले क्या था, तो वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट शुरू से ही रही है, पार्टिसिपेंट्स रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ वुमेन था उसको एजुकेशन और ट्रेनिंग, जो जॉब से रिलेटेड था, कुछ भी नहीं दिया जाता था। सिर्फ स्टडी करने को जो छूट मिलता था, जो प्रिविलेज था, वो वुमेन्स के जो मतलब कि नोबेल फैमिली थे उसके जो डॉक्टर्स थे उसको था, और जो वहाँ के वेल्दियर पर्सन थे थर्ड स्टेट के, उसके डॉक्टर्स कॉन्वेंट में स्टडी कर सकते थे। और जो वर्किंग वुमेन था उसको फैमिली को भी केयर करना होता था, अब फैमिली में बच्चे थे, बुजुर्ग थे, और उनका मजदूरी जो था वो भी क्या था, बहुत ही कम था। और वहाँ बहुत सारे सोसाइटी में जैसे क्लब बनाए, पॉलिटिकल क्लब बनाए, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर पब्लिश करवाए। उसमें से एक फेमस पॉलिटिकल क्लब था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। तो ये 1789 में जो रिवोल्यूशन हुआ था, 1789 में जो रिवोल्यूशन हुआ था, तो रिवोल्यूशन में बहुत सारे कॉजेज थे, बताए थे ऑलरेडी। तो उससे पहले ये सब क्या था, वुमेन का रोल था। अब कहता है कि आफ्टर रिवोल्यूशन व्हाट वर द रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या कहता है कि आफ्टर, उसके बाद क्या था, कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद की बात करते हैं, तो जो वुमेन था, वुमेन को डिसअपॉइंट कर दिया गया। वुमेन वाज डिसअपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। नेशनल असेंबली बना, और नेशनल असेंबली के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस में दो बताए थे, एक जब जैकोबिन्स के द्वारा फाइनल बनाया गया था और मोनार्की को समाप्त कर दिया गया था। तो उस टाइम क्या था कि 21 ईयर्स के बाद सभी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया। यहाँ पर तो वोटिंग के अधिकार के लिए लड़ाई मतलब कि क्या था तो वोटिंग का अधिकार। लेकिन ये बात कर रहे हैं जब 1791 में नेशनल असेंबली बना था। क्या बना था? नेशनल असेंबली। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान वुमेन को डिसअपॉइंट कर दिया गया वोटिंग के राइट से, और इसको क्या कर दिया गया? पैसिव सिटीजन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पैसिव सिटीजन। और ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि वो सिटीजन जिसका एज मतलब कि जो वोटिंग नहीं करता हो पैसिव सिटीजन कहलाता है, और जो वोटिंग करता है एक्टिव सिटीजन। एक्टिव कौन थे? जिनका एज 25 ईयर्स हो चुका हो और 3 दिन मजदूरी के बराबर क्या करता हो? टैक्स पे करता हो। सिर्फ मेन, ओनली मेन, वो एक्टिव सिटीजन थे, बाकी सब पैसिव सिटीजन। तो वुमेन को पैसिव सिटीजन में रखा गया। ठीक है, वुमेन को पैसिव सिटीजन में रखा गया। ये वोटिंग के अधिकार से इसको वंचित कर दिया गया। इसके कारण क्या हुआ? अब क्या हुआ? तो ये वोटिंग के लिए अपना फिर लड़ाई जारी रखी। फिर क्या हुआ कि स्टेट स्कूल का क्रिएशन हुआ। क्या हुआ? स्टेट स्कूल का क्रिएशन हुआ। अब इस स्टेट स्कूल का जो वुमेन्स का लाइफ है वो इम्प्रूव कैसे हुआ? तो स्टेट स्कूल बनाया गया। इधर क्या था? पहले था सिर्फ और सिर्फ जो नोबेल्स फैमिली थे वो स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब क्या था कि अब स्कूल बनाया गया और सभी गर्ल्स के लिए एजुकेशन जो स्कूलिंग है वो क्या कर दिया गया? कंपल्सरी। सभी गर्ल्स के लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दिया गया कि नहीं, सभी को स्कूल आना है। और जो फादर है उनके, जो गर्ल्स के फादर थे, उन्हें गर्ल्स को फोर्स नहीं कर सकते थे कि तुमको शादी करना है। यानी कि जब तक गर्ल्स की इच्छा नहीं हो, यानी कि उनके जो विल के अगेंस्ट, उनके इच्छा के अगेंस्ट, उसके फादर भी गर्ल्स को जो है फोर्स नहीं कर सकते थे। किस लिए? शादी करने के लिए। ओके, अगेंस्ट देयर। और क्या था कि अब जो शादी था कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, यानी कि लॉ के तहत, कोर्ट के तहत क्या होने लग गया? शादी होने लग गया। कॉन्ट्रैक्ट इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ।
कि अपने तरीके से किसी से शादी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज होना शुरू किया। और क्या था, जो डाइवर्स देते थे, तो डाइवर्स में वुमेन और दोनों के द्वारा, वुमेन और मेन दोनों के द्वारा, यानी कि जो डाइवर्स था वो लीगल हो गया, और इसमें से वुमेन और मेन किसी के द्वारा अप्लाई किया जा सकता था डाइवर्स के लिए। ओके, और क्या था, पहले क्या था कि जॉब के लिए ट्रेन नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या था, अब जॉब के लिए महिलाओं को, वुमेन को ट्रेन किया जाने लगा। तो ये सब मेन फैक्टर्स थे इसके आफ्टर, जो रोल ऑफ वुमेन था आफ्टर रिवॉल्यूशन एंड बिफोर रिवॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये जो टॉपिक आई होप क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद है कि स्लेव किस तरह से समाप्त हुआ वहां पे, ठीक है, कि एवोल्यूशन ऑफ स्लेव कैसे हुआ। अब ये स्लेव क्या होता है, स्लेव क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। कि अब टॉपिक जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ स्लेव, स्लेवरी इसको बोलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, दास, जिसको हम जो काम, क्योंकि उसको अपना दास बना रखे हुए हैं, गुलाम बना रखे हुए हैं, जो उसको हम करेंगे करने के लिए वो करेगा। तो ये स्लेवरी की बात करता है कि एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो कहता है जो कैरेबियन मार्टिन क्यू था, कैरेबियन ये एक क्या है, ये एक कॉलोनी था, फ्रांस का कॉलोनी था। कहां पे? फ्रांस का कॉलोनी था। ये अमेरिका में फ्रांस का कॉलोनी था। फिर हो गया सैन डोमिनिगो। तो ये सब क्या था, ये सब अमेरिका में फ्रांस का कॉलोनी था। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन मेनली रूप से, मतलब कि ये सब जो कॉलोनीज थे, ये सब कॉलोनी क्या कर रहे थे, सप्लाई करते थे। क्या सप्लाई करते थे? तो टोबैको, इंडिगो, शुगर, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी। अब देखिए क्या कि ये सब जो कैरेबियन, मॉन्टेग्यू, सैन डोमिनिगो, ये सब कॉलोनी जो था, ये सब मेन सप्लायर था किसका? टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी। तो ये सब जो क्रॉप है, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी, और इसके लिए क्या करता था, तो अब ये सब जो अमेरिका में कॉलोनी था, तो यहाँ पे यूरोपियन मजदूर जाना नहीं चाहते थे। जो यूरोपियंस थे वो यहाँ पे जाना नहीं चाहते थे, यानी कि जो अनफेमिलियर लैंड है, यानी कि अनजान जगह, आप जिसको बोलते हैं ना कि अपरिचित जगह है, अनजान जगह है, तो ये लोग यूरोपियंस थे, अनजान जगह पे जाना नहीं चाहते थे, मतलब कि अनजान जगह पे काम करना नहीं चाहते थे। इसके लिए ये लोग क्या करते थे कि जो फ्रेंच थे, तो अब ये नहीं जाना चाहते थे। इसके कारण क्या हुआ कि अब जो अफ्रीका से स्लेव लाया जाने लगा, अफ्रीका। अब क्या हो गया कि देखिए, एक तरफ हो गया इधर, ये हो गया अफ्रीका, इधर यूरोप, और इधर है अमेरिका। तो ये यहाँ आता था और इधर से आता था। यूरोपियंस तो यहाँ पर वर्क कर रहे थे अमेरिका में, इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था, कैरिबियन हो रहा था। किधर क्या था? पूरा अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है इधर, अफ्रीका। तो ये यहाँ पर जाता था, ये इधर आता था, यानी कि एक ट्रायंगुलर ट्रेड बन गया। क्या बन गया था? ट्रायंगुलर ट्रेड। किसके किसके बीच में? तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ओके, तो अब क्या था कि जो फ्रेंच मर्चेंट था, फ्रेंच कहाँ है? फ्रांस, यूरोप में। ये जो फ्रेंच मर्चेंट था, तो ये आता था अफ्रीकन कोस्ट। कहाँ आता था? अफ्रीकन कोस्ट। और यहाँ से जो लोकल चिफ्टन थे, लोकल चिफ्टन का मतलब हो गया मुखिया, कि जो लोकल मुखिया थे, लोकल मुखिया से मजदूरों को क्या करता था? हायर करता था। लोकल मुखिया से मजदूरों को हायर करता था, यानी कि जो स्लेव्स थे, जो स्लेव्स थे। तो ये फ्रेंच यहाँ आता था अफ्रीकन कोस्ट में,
और यहाँ से स्लेव्स को लोकल जो चिफ्टेन थे, लोकल चिफ्टेन मतलब हो गया लोकल चिफ्टेन का हो गया मुखिया, जो लोकल मुखिया थे यहाँ के जो लोकल हेड होते थे उससे स्लेव को खरीदते थे और इसको कहाँ लाते थे, अमेरिका। किस लिए, खेती करवाने के लिए, प्लांटेशन करवाने के लिए। तो ये लोग आगे कारण क्या हो गया कि खेती अच्छा होने लगा और शुगर का डिमांड बढ़ गया। क्या हो गया कि शुगर का जो यूरोपियन मार्केट में शुगर, कॉफी और इंडिगो का डिमांड बढ़ गया, अब अच्छा प्रोडक्शन होने लग गया। तो ये सब यहाँ पे आते थे कैसे, तो एज ए स्लेव के रूप में, एज ए स्लेव के रूप में। तो ये लोग फ्रेंच यहाँ से लाते थे, कहाँ से, अफ्रीकन कोस्ट, यानी कि ट्रेडर बन चुका था, एक तरह से ट्रेड बन चुका था। जैसे कोई भी सामान को है कि एक जगह से खरीदना और दूसरे जगह पे ला करके प्रॉफिट के साथ बेच देना, तो ये क्या हो गया, एक ट्रेड हो गया। सेम केस था कि फ्रेंच जो आते थे यहाँ पे अफ्रीकन कोस्ट पे और लोकल चिफ्टेन स्लेव को खरीदते थे और शिप पे लोड करके लाते थे, कहाँ पे, अमेरिका। और अमेरिका में जो लैंड ओनर्स था, कौन था, लैंड ओनर्स, यानी कि जो जमीन का मालिक था, जो खेती करवाता था, उसको ये ट्रेड क्या करता था, जो ट्रेडर्स था स्लेव्स को यहाँ खरीद के लाया और स्लेव्स को इसको बेच दिया। यानी कि जो आदमी थे, जो गुलाम थे, उसको जाता था और खरीद लेता था लोकल लीडर से, लोकल हेड से, कि इतना पैसा देंगे सबको, हमको काम करने के लिए भेज दो, और ये सब लाख इसको भेज देता था। कुछ पैसे यहाँ खरीदा, उससे ज्यादा प्रॉफिट लिया यहाँ से, भाई तुम लोग काम करो। अब बताओ, ये जब इसको खरीद लिया, जब खरीद लिया तो काम तो करवाएगा ही, और ये लोग क्या करते थे, ये लोग उससे मुक्त होना चाहता था, यानी कि जो गुलामी था उससे निकलना चाहता था। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो नेशनल जो असेंबली था वहाँ का, जो नेशनल असेंबली ने क्या किया कि स्लेवरी को एबोलिश करने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या था कि जो ट्रेडर्स था उसके अपोजिशन में था कि यदि खत्म कर देता, एवोल्यूशन कर देता स्लेवरी का रास्ता जो था, गुलामी था, यदि वो समाप्त कर देता स्लेव को बेचना, तो इससे क्या होता कि जो फ्रेंच के जो ट्रेडर्स थे उसके अगेंस्ट चला जाता वो, क्योंकि वो ट्रेडर्स का एक ट्रेड था, ट्रेडर्स का एक ट्रेड था। तो ये डर करके वो कभी खत्म करना, जो एबोलिश करना नहीं चाहता था। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जब एक्सप्लॉयटेशन जो स्लेव लेबर का था वो क्या होने लग गया, मतलब कि इससे क्या हुआ, यूरोपियन मार्केट में, मतलब कि जो नेशनल असेंबली क्या कर दिया कि नेशनल असेंबली इसको खत्म करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। और क्या हुआ कि एक फाइनली नेशनल असेंबली धीरे धीरे करते करते 1794 में क्या कर दिया, 1794 में एक जो है एक लेजिस्लेटेड फ्री करने के लिए क्या कर दिया, एक लॉ पास किया, लेकिन कंप्लीट रूप से हो नहीं पाया। और नेपोलियन बोनापार्ट ने इसके 10 साल के बाद कौन आ गया, नेपोलियन बोनापार्ट, तो खत्म करने की कोशिश क्या 1794 में कुछ हद तक समाप्त हुआ, लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो 1804 में फिर से स्लेवरी ला दिया। और फाइनली फ्रांस में कब समाप्त हुआ, तो 1848 में, फ्रांस में फाइनली कब समाप्त हुआ, तो 1848 में जो स्लेवरी है एबोलिश्ड, फाइनली एबोलिश्ड इन 1848। और इस तरह से क्या हुआ कि स्लेवरी 1848 में समाप्त हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें रेवोल्यूशंस के जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड पर किस तरह से प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा और फ्रेंच पे क्या पड़ा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस